नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी अभी वहां पर मंत्रिमंडल को लेकर, विभागों को लेकर एक अभी तीनों जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच में मतभेद बने हुए हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बताया जा रहा है कि किसको क्या मिलेगा, लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि डिप्टी सीएम अजित पवार, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने को लेकर राजी थे शुरू से ही, और एक तरह से वो एकनाथ शिंदे पर भी इसके लिए दबाव बनाते रहे, अजित पवार को एक मामले में फिर क्लीन चिट दी गई है। क्लीन चिट यह है कि कई हजार करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने उनके खिलाफ आरोप दर्ज किए थे और उनकी लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर दिया था। लेकिन जो बेनामी संपत्तियों से संबंधित जो ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, उसने उस मामले में उनको क्लीन चिट दे दी है, यानी जो उनकी संपत्तियां जब्त की गई थीं अब वो उनको जब्ती से वापस कर दिया गया है, अब वो जब्त नहीं रहेंगी। तो एक बड़ी राहत मिली है और यह बताया जा रहा है कि अजित पवार ये जो तत्परता दिखा रहे थे सरकार बनाने को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होकर और एकनाथ शिंदे पर भी दबाव बना रहे थे, ये उसका नतीजा है। तो एक बड़ी खबर यह है और अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो दूसरे डिप्टी सीएम है यानी एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको क्या राहत मिलती है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। राहत क्या नहीं, उनको जो उनकी मनपसंद चीज है, मनपसंद चीज तो खैर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी थी जो छीन ली गई, उनको नहीं दी गई। लेकिन जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण महकमा है, जो उनकी चाहत है, गृह मंत्रालय, जिसको लेकर इतने दिनों तक, लगभग 12 दिनों तक खींचतान चलती रही और पूर्ण बहुमत के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, क्या वो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर वहां चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है और 16 से लेकर 18 दिसंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन इसके बीच जिस तरह से चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, उसकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा महाराष्ट्र में सतारा जिले में मरकटवाड़ी गांव का नाम। उस गांव में लोगों ने जब ईवीएम को चुनौती देने के लिए खुद से बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया और यह बताने के लिए कि ईवीएम का जो परिणाम है वो उनके गांव के लोगों ने जो वोट दिए हैं उससे मेल नहीं खाता है, चुनाव आयोग ने तुरंत उस पर रोक लगा दी, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और उनको इस तरह ये दोबारा पोलिंग करने के लिए जो मॉक पोलिंग वो कर रहे थे उससे मना कर दिया गया। अब उस जगह का यानी उस गांव में दौरा करने वाले हैं राहुल गांधी, शरद पवार और विपक्ष के दूसरे बड़े नेता। ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। इन खबरों को लेकर क्या और जानकारी है अमलेंदु जी बताएंगे। लेकिन मरकटवाड़ी गांव ने जिस तरह का जिस तरह की एक नजीर पेश की, एक उदाहरण पेश किया ईवीएम के खिलाफ सबूत देने का, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा और खबरें आई कि महाराष्ट्र के दूसरे गांव में भी इस तरह की तैयारी हो रही है। हालांकि मरकटवाड़ी में भी चुनाव आयोग ने रोक दिया, वहां कर्फ्यू लगाया गया, कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए, लेकिन यह मॉक पोलिंग का फैसला उनका अपना था और इसमें किसी तरह से सरकारी या किसी को जो वहां पर मदद की बात या हस्तक्षेप की बात नहीं थी और न ही चुनौती देने की बात थी। लेकिन चूंकि पूरे गांव के लोगों का कहना था कि उनके यहां ज्यादातर लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी को वोट मिला, तो अब मरकटवाड़ी गांव के जरिए एक बार फिर चुनाव आयोग निशाने पर है। और ये जो खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी की राहुल गांधी, शरद पवार और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो उस गांव का दौरा करने वाले हैं, उसमें और क्या ज्यादा जानकारी? इसमें जानकारी समीर जी ये है कि जो मरकटवाड़ी गांव है जहां नकली पुनर्मतदान होना था, ग्रामवासी कर रहे थे, वहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है एस चोकलिंगम। उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम की गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा झूठा दावा फैलाता हुआ पाया जाएगा या आक्षेप लगाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद वहाँ ग्रामीणों पर 200 से ज़्यादा ग्रामीणों पर
एफआईआर दर्ज कराई गई। अब खबर ये आ रही है कि जो एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं उत्तम राव एस जानकर, जिनका वो गांव है और जिनको वहां वोट नहीं मिले थे, कम मिले थे और विरोधी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि उस विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई है। हाँ, उस विधानसभा सीट पर जीत गए, लेकिन अपने ही गांव में हार गए थे। तो उत्तम राव जानकर से बातचीत हुई है शरद पवार की, और शरद पवार ने ये प्लान बनाया है कि शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये तीनों जो है वो मार्च करेंगे उस गांव का, मरकरवाड़ी का, जो शोलापुर जिले में पड़ता है, वहां मार्च करेंगे और उन ग्रामीणों से मिलेंगे। यानी सीधी एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग को चुनौती दी जाएगी। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो महाविकास अघाड़ी से अलग हो गया था, जिसे कह सकते हैं आप वंचित बहुजन अघाड़ी, उसके नेता प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है। और 3 दिसंबर से 16, मतलब जो बीती 3 दिसंबर से उससे शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक उनका यह अभियान चलेगा। पहले चरण में ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान वो चलवा रहे हैं। तो बहुजन विकास अघाड़ी बीवीए जो है वो चलवा रहा है ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मरकरवाड़ी गांव का दौरा करेंगे। और मरकरवाड़ी के साथ साथ जो और 2 गांव है जहां इसी तरीके से ये नकली पुनर्मतदान की योजना बनाई गई है, अकोला जिले में वो 2 गांव हैं, उनमें एक तो तुलजापुर है, दूसरा बेलतला। यहाँ जो है यहाँ भी नकली पुनर्मतदान कराया जाएगा। ये जो तुलजापुर गांव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलजापुर को ही लेकर जो एक चुनाव पंजीकरण अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 1000 से ज़्यादा जो थे फर्जी आवेदन किए गए नए वोट बनाने के लिए, उनमें फर्जी आधार कार्डों का इस्तेमाल किया गया और उसके लिए चुनाव आयोग के ऐप का इस्तेमाल किया गया। और जब वहाँ देखा गया तो वो लोग वहाँ कोई मौजूद नहीं थे, वो आधार कार्ड जो थे वो भी फर्जी थे। तो ये एक बड़ी सूचना इस समय आ रही है। तो ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी अगर मरकरवाड़ी गाँव का दौरा करेंगे तो ईवीएम के खिलाफ जो एक आंदोलन शुरू होने की बात है, जो कर्नाटक के बेलगाम से 26 दिसंबर को शुरू होगा, तो वहां से हो सकता है कि इससे पहले राहुल गांधी यहां जाएं और एक आंदोलन को हवा मिले, या ये भी हो सकता है कि वो 26 दिसंबर को वहां से आंदोलन शुरू हो, उसके बाद फिर यहाँ है। तो मतलब ये है पाइपलाइन में, और ये यहाँ जाने की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। यानी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये बातें, ये खबरें, ये पुष्ट खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तीनों लोग वहां का दौरा करेंगे, मरकरवाड़ी गांव जाएंगे, जहां मॉक पोलिंग के जरिए चुनौती दी जा रही थी, देने की तैयारी हो रही थी ईवीएम को। और उस बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से अभी अमलेंदु जी बता रहे हैं कि जो बहुजन विकास अघाड़ी है वो भी इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से बाबा आढाव, 95 साल के बाबा आढाव बैठे हुए थे इसके खिलाफ धरने पर, तो ये एक जन आंदोलन के रूप में अब ये तेजी इसमें पकड़ती जा रही है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आम मतदाता जिस तरह से इसको चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये मरकरवाड़ी गांव ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। वहां उन लोगों ने सीधे तौर पर मतपत्रों के जरिए दोबारा मतदान करने की तैयारी की, ये बताने के लिए कि हम लोगों ने जिस तरह से और जिसको वोट दिया था उसी तरह से हम देंगे। और ईवीएम में भी हमने वोट दिया था, लेकिन ईवीएम का नतीजा बिल्कुल उससे उलट रहा। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से ईवीएम को लेकर अब एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है, और अलग अलग स्तरों पर वो जन आंदोलन चल रहा है। आम मतदाता अपने तरीके से चला रहे हैं, राजनीतिक दल अपने तरीके से चला रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी उसमें भागीदारी दिखाई पड़ रही है, बल्कि ये कहें कि शुरुआत ही दिखाई पड़ रही है। तो अब एक बड़े जन आंदोलन के रूप में यह तब्दील होता जा रहा है। ईवीएम्स को हटाओ और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराओ। 26 नवंबर को जिसकी घोषणा संविधान सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। तो अमलेंदु जी, अब ये जिस तरह से चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है, हालांकि मरकरवाड़ी में तो उसने कर्फ्यू लगवा दिया है और वहां मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि लोग कह रहे हैं कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये तो अपने स्तर पर कर रहे हैं और उसमें किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो गलत है। वो अपना केवल प्रमाण देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने वोटिंग कैसे दी, किसको दिया और क्या किया, लेकिन उनको रोक दिया गया। पर जिस तरह से अब दूसरे शहरों में भी, दूसरी विधानसभाओं के गांवों में, महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर इससे बड़ी चुनौती मिल रही है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चुनौती मिल रही है और ये मामला रुका नहीं है। तो जो कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल था, वो जाकर जिस तरीके से चुनाव आयोग से मिला और उससे उसने कहा कि भाई आपने अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट बढ़ाए हैं,
50 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां 50,000 तक वोट बढ़ाएगा, उनमें से 47 जो चुनाव है वो महायुति जीता है उनमें से। तो अगर आपने 50,000 वोट बढ़ाए तो ये 50,000 फॉर्म 6 आपके पास होंगे, इनका स्थलीय परीक्षण किया गया होगा तभी तो वोट बने हैं भाई। जिस तरीके से आप फॉर्म 7 ले रहे हैं कि भैया नाम काटना है, उसके लिए तो वो फॉर्म 7 आपके पास होंगे। तो जो नाम काटे गए हैं उनका फॉर्म 7 आप हमको दीजिए जो आपने लिया था, और उसके किसने जांच की अधिकारी ने वो हमको बताइए, और फॉर्म 6 दीजिए हमको कि जो आपने किया था, जो आपने बढ़ाए थे वो कहां आपका कैंप लगा, किस तरीके से लोगों ने किया, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए, कौन लोग थे, इसका आप हमको फॉर्म 6 दीजिए। इस पर चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसका जवाब तैयार है, वो कह देगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चीजें ठीक है या नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठ गए, घिरा हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। तो चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में अब पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, उसके खिलाफ शिकायतें लगातार चुनाव आयोग में दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से जमीन पर अब पार्टी के नेता जो महाविकास अघाड़ी है यानी इंडिया गठबंधन के नेता, वहां के आम मतदाता और सामाजिक संगठन ये अलग अलग तरीके से इसको चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर एक बहुत बड़ी अब शुरुआत होने जा रही है। मरकटवाड़ी गांव में जरूर इसको रोक दिया गया, लेकिन जब ऐसे कई गांव अब ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ईवीएम से जो परिणाम आए हैं, वो जो मत उन्होंने जिस तरह से मतदान किया, जिसके पक्ष में मतदान किया है, उसके अनुरूप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसको चुनौती देने की कोशिश हो रही है। तो ये इसके जरिए, और ये बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा, बिल्कुल उसी तरह से मतदान होंगे जैसे मतदान की प्रक्रिया होती है। तो एक यूनिक तरीका निकाला था, लेकिन रोक दिया गया। पर ये केवल मरकटवाड़ी की बात नहीं है, अब ये मामला और आगे बढ़ता दिख रहा है। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेता मरकटवाड़ी गांव का दौरा करने वाले हैं, वो भी अब ये बता रहा है कि उन लोगों को राजनीतिक दलों का भी पूरा समर्थन हासिल है। और चूंकि महाविकास अघाड़ी खुद एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी में है, और 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव से इसकी बड़ी शुरुआत होने जा रही है, तो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग शिकायतों को, यानी जो विपक्ष की शिकायतें हैं, उसको जिस तरह से नजरअंदाज कर रहा है, इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह के आंदोलन से उसको निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा। और यह दिखाई भी पड़ा जब विपक्ष के नेताओं ने यह फैसला किया कि वो जन आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर 3 दिसंबर को बुलाया था चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को उसका क्या जवाब दिया गया या वो कितना संतुष्ट होंगे, हरियाणा में भी इसकी शिकायत की गई थी, उससे बहुत उम्मीद उनको नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जन आंदोलन अगर इसके खिलाफ होगा, ईवीएम के खिलाफ, और जिस तरह से साफ तौर पर कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ईवीएम बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, गठबंधन के महाविकास अघाड़ी के यानी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल ये बार बार कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। तो एक बड़े अब एक बदलाव की तैयारी दिखाई पड़ रही है इस दबाव के आगे। हाँ, बिल्कुल एक बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि अब देश भर में जन आंदोलन खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग की जो कथित धांधलियां उनके खिलाफ, और लोगों में गुस्सा जो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर कई गाँव के मतदाता महाराष्ट्र के ये कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है, अब खुद हम अब पोलिंग करा के देख लेते हैं कि हमारे गांव का मतदान क्या था और हमारा मत किसको पड़ा था, तो हम ये जान लेते हैं। और वैसे भी ये कि हमारा एक मतदाता का सामान्य अधिकार है कि उसने जिसको वोट दिया है उसको ये अधिकार है कि उसे मालूम रहे कि उसका वोट आखिर गया कहाँ है, कहाँ काउंट हुआ है, तो ये उसका अधिकार है। तो इस पर मतलब चुनाव आयोग काफी ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है। और जब राहुल गांधी और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये तीनों लोग जो मरकरवाड़ी गांव जाएंगे और अकोला के उन गांव में जाएंगे जहां ये नागरिक जो हैं वो खुद तैयारी में है, नकली पुनर्मतदान की तैयारी में है जहां, तो वहां जाएंगे तो ये एक बड़ा एक आंदोलन जो वो खड़ा होगा और फिर चुनाव आयोग इस पर घिरता हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आएगा यानी भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, और उसके केवल आरोप ही नहीं लगा रहा है, उसके समर्थन में तमाम प्रमाण भी दे रहा
रहा है कि इनसे ये चीजें साबित हो रही हैं। बहरहाल इन सारी चीजों के बीच एक भारी बहुमत के साथ महायुति गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसकी जीत हुई है। लेकिन इस जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर 12 दिनों तक हलचल मची रही, तय नहीं हो पाया। आखिरकार 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल से डिप्टी सीएम बनने को तो तैयार हुए और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच गृह मंत्रालय को लेकर टकराहट अभी भी जारी है। अब तक 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन अजीत पवार को जरूर राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। अजीत पवार को एक बड़े मामले में 2021 का मामला, 3 साल पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मामला दर्ज किया गया था। इनकम टैक्स ने उनकी लगभग 1000 करोड़ रुपए की उनके बेटे और उनकी पत्नी की संपत्तियों को सीज कर दिया था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल से उनको राहत मिल गई है और उनकी जो संपत्तियां सीज की गई थी वो अब मुक्त कर दी गई हैं, फ्री कर दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तंज किया है, एक ट्वीट किया है छोटा सा, लेकिन उसमें जो उन्होंने एक तस्वीर लगाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सिंबॉलिक तस्वीर है, उसको कार्टून भी कह सकते हैं, हालांकि वो पूरी तस्वीर ही, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और अजीत पवार को जिस तरह से ट्रिब्यूनल से राहत मिली है उस पर वो क्या तंज कसता है। और ये आपको बता दें कि अजीत पवार 6वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं और 2021 में जब ये इनकम टैक्स का मामला दर्ज किया गया था उसके बाद ही वो उस महायुति सरकार में शामिल हुए जो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बनी थी। वहां पर तमाम उथल पुथल के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर उसको वो गठित हुई थी। तो ये लिखा है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने, कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सारे दाग साफ, काले कारनामे माफ। ये 2 लाइन का ट्वीट किया है और आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के भीतर अजीत पवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं इसलिए कि अब वो क्लीन हो गए हैं, यानी उनको क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि पिछली बार जब 4 दिन के लिए जब सरकार बनी थी, जो ब्रह्म मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था देवेंद्र फडणवीस का और अजीत पवार का, उसके भी तुरंत बाद उनके खिलाफ जो तमाम मामले दर्ज थे वो उन सारे मामलों से उनको मुक्ति मिल गई थी और उसके बाद ही अजीत पवार ने वहां से सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया और सरकार भी नहीं रही। लेकिन अब जब एक बार फिर अजीत पवार के खिलाफ मामले दर्ज हुए और सरकार बनाई, सरकार में वो शामिल हुए, तो फिर उनके खिलाफ मामले दर्ज जो हुए थे उनको वहां से अब क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि क्लीन चिट तो ट्रिब्यूनल से मिली है, ट्रिब्यूनल का मतलब न्यायाधिकरण यानी वो कोर्ट है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसके पीछे अजीत पवार की वो जो तत्परता थी सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसका भी ये प्रसाद या उसका भी ये पुरस्कार हो सकता है। अमलेंदु जी बिल्कुल, ये सब उसका पुरस्कार ही है और हो सकता नहीं, इसका पुरस्कार ही, जाहिर सी बात है कि उसका पुरस्कार है। और वरना जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी बताकर कह रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके साथ चुनाव भी लड़ते हैं, फिर दोबारा उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, 1000 करोड़ की संपत्ति जो सीज हुई थी वो भी छूट जाती है। तो समझा जा सकता है कि कहाँ सिद्धांत और सिद्धांत की बात नहीं, जब 1000 करोड़ की संपत्ति फंसी हुई है। समीर जी, और अभी 6 महीने पहले यही देवेंद्र फडणवीस, जिनके डिप्टी फिर से बने हैं अजीत पवार, इन्होंने ही कहा था कि लोकसभा में जो करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह यही है कि हमने अजीत पवार को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव में तो यही आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही आरोप नहीं लगा रहे थे, बल्कि आरएसएस के तमाम जो मुखपत्र थे वो लिख करके जो आरोप लगा रहे थे। और छगन भुजबल को कहना पड़ा कि भाई ठीक है, अगर हमारे ये वजह से आप चुनाव हार गए तो हम तो 4 सीटों पर लड़े थे, 4 सीटों में 2 सीटों पर शिंदे के उम्मीदवार थे, हमारे उम्मीदवार भी नहीं थे, हम 2 सीट पर लड़े, 1 जीते 1 हार गए। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में हारे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल पूछा था छगन भुजबल ने। तो ये आपस में संघर्ष जो था दोनों का सामने आया था और ये संघर्ष आगे बढ़ता हुआ ही अब जो है इसका लाभ एक तरीके से अब अजीत पवार को मिला है बीजेपी के साथ रहने का। तो ये समझा जा सकता है कि क्यों अजीत पवार जो थे वो बीजेपी के साथ गए और क्यों अभी तक साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी और उसमें उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे को पीछे छोड़ते हुए कहा कि भाई मैं तो सरकार में शामिल हो रहा हूँ, इनका पता नहीं क्या होगा।
तो जब एकनाथ शिंदे कहे कि हम शाम तक कंफर्म करेंगे तो उन्होंने कहा भी मेरा तो कंफर्म मेरा तो कंफर्म है और मैं शामिल हो रहा हूँ, ये अपनी जाने एक तरीके से। तो ये उन्होंने कहा, तो ये साफ तौर पर समझ आ सकता है कि अजीत पवार क्यों गए थे। अब सवाल ये है कि जो अजीत पवार कह रहे थे अजीत दादा चक्की पीसिंग, वो चक्की अजीत दादा से कब पिसवाई जाएगी, देवेंद्र फडणवीस को भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल। और लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस अब क्या बताएंगे, भले ही तमाम आरोप उन पर लगे, लेकिन अब जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने उनको अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल भी किया, डिप्टी सीएम बनाया, और जहां तक ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार का जो पसंदीदा मंत्रालय है जिस पर वो अभी तक थे, वित्त मंत्रालय, शायद वो भी उसको भी लेने के लिए वो राजी कर ले देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और जिस तरह से अमलेंदु जी शपथ ग्रहण समारोह के बाद और जिस तरह से जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, इन सारी जो पूरा गतिविधियां थी, इनमें एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कुछ बता रही है कि किस दबाव में, किस वजह से एकनाथ शिंदे को इस सरकार में शामिल होना पड़ा है और उनके मन में अभी चल क्या रहा है। हाँ, नहीं, आप देखिए उसमें जब शपथ लेनी पड़ी तो शपथ लेते समय नरेंद्र मोदी ने उनको इग्नोर किया, एकनाथ शिंदे को। नरेंद्र मोदी उनकी नमस्ते लिए बिना आगे बढ़ गए, पलट के देखा भी नहीं कि कौन एकनाथ शिंदे। और उसके बाद फिर वो जो एक विजुअल और वायरल हुआ कि एक छोटी सी कुर्सी पर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, बड़ी सी कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, और वो गुलदस्ता आता है देवेंद्र फडणवीस को देने के लिए और ये हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि आदत अभी तक खुद गुलदस्ता पकड़ने की रही थी। अब उस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का तो हाँ, ये जी आप देखिए कितनी बड़ी ऊंची कुर्सी है जो देवेंद्र फडणवीस की रखी हुई है। और ये देखिए ये कैसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, और फिर नमस्ते सदावत्सले करते हुए फिर देखिए किस तरीके से खड़े हो गए। तो अब ये एकनाथ शिंदे जो जिस तरीके से कर रहे हैं ये साफ तौर पर समझा सकता है। और चेहरे का भाव देखिए आप, छोटी सी कुर्सी पर बैठे लेकिन तब भी सम्मान मिला है, वरना उत्तर प्रदेश में तो उप मुख्यमंत्री को स्टूल पकड़ा दिया जाता है कि स्टूल पर बैठो। तो स्टूल की बजाय छोटी कुर्सी मिली है, भले ही छोटी कुर्सी मिली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये साफ देखा जा सकता है कि छोटी कुर्सी पे ही उन्होंने अपने स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे दिखाई पड़ रहे हैं, ताली भले बजा रहे हैं, लेकिन यह पता चल रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और चूंकि यह भी बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे को इस पर उप मुख्यमंत्री बनने पर इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर से भी विधायकों का यह दबाव बनने लगा था कि वो सरकार में शामिल हो। और एकनाथ शिंदे ये जान रहे थे कि अगर विधायकों के दबाव में के आगे वो नहीं झुकते हैं तो फिर कहीं विधायक ही जाकर ऐसा ना हो कि सरकार में शामिल हो जाए और खुद एकनाथ शिंदे ही उस सरकार से बाहर हो जाए। हाँ बिल्कुल, नहीं हो ही जाते जी, क्योंकि अब बीजेपी को आवश्यकता थोड़ी है एकनाथ शिंदे की। अगर बीजेपी उनको उप मुख्यमंत्री भी बना रही है और छोटी कुर्सी भी दे रही है तो ये बीजेपी की मेहरबानी है, वरना एकनाथ शिंदे का कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ नहीं बीजेपी का। मतलब बीजेपी यही संदेश देना चाहती है, तो इसलिए छोटी कुर्सी दी है। और ये उनको समझाने की कोशिशें इन तरीके की तमाम विजुअल से ये हो रही हैं कि शिंदे साहब आप अब बीजेपी के रहमो करम पर हैं, ये बताने की कोशिशें हो रही हैं। जी, ये बताने की कोशिश हो रही है कि शिंदे की वहां पर क्या स्थिति है और गृह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो तमाम चीजें हैं, जो भाव भंगिमा देख रहे हैं, ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, और लगातार शपथ ग्रहण के बाद से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखते हुए इसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा। लेकिन यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि तमाम दबावों और मजबूरियों के चलते एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना स्वीकार करना पड़ा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ज्यादा सीटें हैं कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत एकनाथ शिंदे की नहीं है, लेकिन कई ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से उनको जरूरत ना हो। पर एक बात तो तय है कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरा रास्ता भी है, और वो रास्ता वही है जिस रास्ते से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे थे। तो एकनाथ शिंदे को इस चीज का एहसास है और यही बात है कि उनको विवश होना पड़ा सरकार में शामिल होने पर। और यह विवशता उनकी तब दिखाई पड़ी जब उनकी ही अपनी पार्टी के नेताओं ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें सरकार में शामिल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को यह पता था कि जिस रास्ते से मुझे शिवसेना से लाया जा सकता है, उसी रास्ते से उनके जो 57 विधायक हैं उनमें से तमाम विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी के करीब लाया जा सकता है। बिल्कुल, दीपक केसरकर का जो बयान था समीर जी, वो दीपक केसरकर का बयान इस तरफ साफ इशारा कर रहा था कि दीपक केसरकर जो है वो
दूसरा एकनाथ शिंदे बनने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे की पार्टी में, ऐसा आभास लग रहा था। और शायद यही देखते हुए फिर जो थी वो अपनी जिद जो है वो एकनाथ शिंदे ने छोड़ी कि भाई भागते भूत की लंगोटी अच्छी, जो कहावत है, तो वही कि बीजेपी जो दे रही है वो ले लो, वरना मालूम पड़ा पार्टी भी जाएगी हाथ से और उप मुख्यमंत्री ने छोड़ी, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और गृह मंत्रालय की तो बात ही छोड़ दीजिए, गृह मंत्रालय खैर अब भी नहीं मिलेगा। ये जो बिल्कुल। और एक चीज का और जो उनको ये था कि 7 जो उनके लोकसभा सांसद हैं उनके भरोसे अगर वो केंद्र पर दबाव बनाते तो ये भी उनको पता है कि ये 7 सांसद भी कब भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि तमाम चीजों की गारंटी देती है, चुनाव में उसका नारा होता है, लेकिन उसके जो साथी दल होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, उनके विधायक कितने दिन तक उनके पास रहेंगे, उनके सांसद कितने दिन तक उनके पास रहेंगे, इसकी कोई गारंटी उन लोगों के पास नहीं होती है। तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को इस सरकार में शामिल होना पड़ा। लेकिन इस सरकार को यानी महायुति गठबंधन को इतना भारी बहुमत जरूर मिला है, लेकिन यह बहुमत मिला कैसे, उसको लेकर विपक्ष में अब तक मंथन चल रहा है। तमाम शिकायतें चुनाव आयोग को की जा रही हैं और जिन मतदाताओं ने वोट दिया है वो मतदाता खुद अब बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह गलत है, ईवीएम से जो परिणाम आए हैं वो सही नहीं है, उसका दावा कर रहे हैं और उस दावे के पक्ष में वो दोबारा बैलेट पेपर से मतदान कराने की तैयारी कर रहे हैं। मरकटवाड़ी गांव जो शोलापुर जिले में है महाराष्ट्र के, वहां इसकी कोशिश की गई लेकिन कोशिश को रोक दिया गया, उनकी कोशिशें साकार नहीं हो पाई। अब मरकटवाड़ी गांव का दौरा करने की तैयारी में है कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, एक और उद्धव ठाकरे और साथ में शरद पवार। कब जाएंगे अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं और ये बड़ी खबर है कि ये तीनों ही नेता वहां का दौरा करने वाले हैं। मरकटवाड़ी गांव में उन ग्रामीणों से मिलेंगे जो अपने दावे के समर्थन में इतना बड़ा कदम उठा रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारियां वहां हो चुकी थी, जो तस्वीरें आई हैं वो बैलेट पेपर उन्होंने बना लिया था, कैसे लोग वोट डालेंगे वो सब चीजें पूरी तैयारी थी, लेकिन उनको रोक दिया गया ऐसा करने से, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और कई लोगों के खिलाफ वहां केस दर्ज किए गए। तो उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे ये नेता और उस गांव का दौरा करेंगे। लेकिन मरकटवाड़ी गांव की तरह और भी कई गांव हैं महाराष्ट्र में जहां इस तरह की मॉक पोलिंग की तैयारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अलग अलग तारीखों पे कि उन जगहों पर भी इस तरह की मॉक पोलिंग होगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा ये बन रहा है, जो ईवीएम के खिलाफ पूरा माहौल महाराष्ट्र और पूरे देश में एक तरह से तैयार हो रहा है, जिसमें राजनीतिक दल भी यानी जो महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, उसके भी तमाम घटक दल उसमें उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो एक ईवीएम विरोधी कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, महमूद प्राचा, वो कल मुंबई में थे समीर जी, और मुंबई में और वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक गैर सरकारी संगठन है और उसी के जरिए वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। तो उन्होंने भी ये बताया है कि वो जो गाँव मतपत्रों से उपयोग करके नकली पुनर्मतदान कराना चाहते हैं उनकी वो मदद करेंगे और वहाँ जाएंगे और राहुल गांधी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी इन गाँव का दौरा कर सकते हैं। और उनका कहना यह है कि हम उन सभी की मदद करेंगे जो मॉक पोल कराना चाहते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अधिकारियों से बात करने के लिए वहाँ जाएंगे ताकि वे उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज ना करें या उन पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें या उन पर कर्फ्यू ना लगाएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में केस दायर करेंगे और प्रशासन और पुलिस को इसकी पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए आदेश लेंगे, जिसे संविधान के भाग 3 द्वारा संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं मारकटवाड़ी के लोगों को बधाई देता हूँ जो लोकतंत्र को बचाने के सच्चे चैंपियन है। तो ये महमूद प्राचा का कहना है और वो इसके लिए आंदोलन बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है ईवीएम के खिलाफ, यह जगह जगह जो है वो फैल रहा है। तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जो है वो जगह जगह फैल रहा है और इसको लेकर जिस तरह से अब जन आंदोलन की तैयारी हो रही है, विपक्षी नेता और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और यहां तक कि उन गांवों के लोग जिन्होंने खुद आपत्ति दर्ज कराई है जो ईवीएम से परिणाम आए हैं, तो ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए या नहीं कराए जाए, जिसके लिए दबाव बना रहा है। और अभी 26 नवंबर को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर इतना एक पूरा एक विश्वास के साथ ये बात कही कि
हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। अब यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से मरकटवाड़ी गांव का दौरा कर रहे हैं ये राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उससे अब इन लोगों को बड़ा जन समर्थन भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर अमलेंदु जी ये आ रही है कि मुंबई में शिवसेना, चूंकि वहां महाराष्ट्र में इस समय विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिला रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, शिवसेना यूबीटी के, उन्होंने कहा है कि जो उनकी पार्टी के जीते हुए विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि जिस प्रक्रिया से ये चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है। एक बड़ा एक आरोप उन्होंने लगाया है और इसको लेकर भी अब माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है कि ये जो भारी बहुमत के साथ जीता हुआ महायुति गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा, आखिर उसको लेकर अब उसकी जो जीत है उस पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं और उसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है, यानी सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर। हाँ बिल्कुल, अब ये काफी बड़ा फैसला है शिवसेना यूबीटी का। और आप देख रहे हैं कि वो बाइक भी शायद हम लोग दिखवा सकते हैं जो उनकी है, और आदित्य ठाकरे के साथ नाना पटोले भी खड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस के और एनसीपी शरद पवार के विधायक भी जो है वो शपथ लेने से इनकार कर दें, चूंकि ये मामला बढ़ रहा है। और ये समीर जी, पिछला मामला जो था उस सरकार तोड़ने का, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट की कह लीजिए दांव पेच में उलझ गया हो, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से अब उलझने वाला नहीं है। ये मामला अपने गंतव्य तक पहुंचेगा जरूर, चूंकि अब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, जनता एकजुट हो रही है, अब ये जिस तरीके से सरकार बनी है ये किसी को पच नहीं रहा है। तो ये अब इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होगा। और अगर उद्धव ठाकरे के विधायक फैसला ले रहे हैं कि वो शपथ नहीं लेंगे, तो यानी एक नए संवैधानिक संकट की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में एक नया आंदोलन जो है वो संवैधानिक आंदोलन भी अब खड़ा हो रहा है, ये साफ समझ में आता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन मतदाताओं ने वोट दिया है उन्हें ही भरोसा नहीं है उस पर। और ये हम उस ट्वीट को जो उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं, कि हमने डिसाइड किया है कि हमें ईवीएम पर डाउट है। साफ तौर पर अगर वो अंग्रेजी में वो ट्वीट है उसको हम बता देते हैं कि शिवसेना यूबीटी नेता, उनका कहना है कि आज हमने फैसला किया है कि हमारे यानी शिवसेना यूबीटी जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर संदेह है। और जो इसमें जब वो आदित्य ठाकरे, उनका बयान अगर हमारे पास बाइट आती है तो हम आपको सुनवाते हैं। जब ये बात आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं तो उनके साथ नाना पटोले कांग्रेस के नेता भी खड़े हैं और भी कई नेता खड़े हैं। इसका मतलब अमलेंदु जी साफ है कि जो महाविकास अघाड़ी के जीते हुए विधायक हैं वो शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं, तो एक प्रोटेस्ट का, विरोध का एक ये भी तरीका है। हालांकि इस मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर इनको नहीं उस पर भरोसा है तो चुनाव आयोग जाए, कोर्ट जाए, लेकिन शपथ लेने से क्यों मना कर रहे हैं। अजीत पवार ने क्या कहा है उसको हम सुनवाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जो महाविकास अघाड़ी के विधायकों का फैसला है कि जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि जिस प्रक्रिया से नतीजे आए हैं उस पर उनको भरोसा ही नहीं है और ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने जीत का जश्न भी नहीं मनाया है जो विधायक जीते हैं, इसलिए वो शपथ नहीं ले रहे। बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक उस स्थिति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। आम मतदाताओं से लेकर और राजनीतिक दल इस जन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सुनते हैं अजीत पवार ने क्या कहा इस पर। विरोधकों की ओर से स्टेप आउट किया गया है सेशन को लेकर, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे थे, क्या कुछ ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बार दिखा दीजिए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि उनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, वो तो वहां जाने की तैयारी हो ही रही है। चुनाव आयोग तो गए ही हैं। चुनाव आयोग तो हरियाणा में भी गए और अभी भी गए, महाराष्ट्र के मामले में भी गए हैं, कोर्ट भी गए हैं
और लेकिन अब वो जिस तरह से जन आंदोलन भी कर रहे हैं और सदन में न जाने का जो फैसला कर रहे हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ा घटनाक्रम है और इसको लेकर अब क्या आगे परिस्थितियां बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से कहा है कि उनके विधायक शपथ नहीं लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिखा रहा है कि अब ईवीएम से जो जीते हुए विधायक हैं उनका भी ये वो भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं। और यहां तक कि जो सबसे ज्यादा इसके ईवीएम के खिलाफ है, जो एक आंदोलन को मूर्त रूप देने की तैयारी में है, वो इन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के जीते हुए ही कई विधायक हैं। बाबा आढ़व के साथ भी जो लगे रहे या उसके अलावा और भी कई विधायक। लेकिन ये जो घटना है अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। जी, ये काफी बड़ा मूव है और ये एक तरीके से कहा जाए कि जो धांधलियां हुई हैं उनके खिलाफ सीधा प्रतिवाद जो है ये भी है। और समीर जी, अगर जिस समय तोड़ी गई थी सरकार उस समय अगर सारे विधायक इस्तीफा दे देते महाविकास अघाड़ी के तो उस समय भी एक संकट नया पैदा हो जाता। तो ये अब इस समय जो ये फैसला लिया गया है काफी महत्वपूर्ण है ये फैसला और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए परेशानी पैदा करने वाला है, चुनाव आयोग के लिए भी परेशानी पैदा करने वाला है, क्योंकि अब सीधे सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर ही लग रहे हैं। जी, तो सवाल चुनाव आयोग पर ही उठ रहे हैं और निश्चित तौर पर यह कि अगर ईवीएम से जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और विपक्ष के नेता शपथ लेने से ही मना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर ऐसा होता है, हालांकि अभी स्पष्ट रूप से इस बारे में आदित्य ठाकरे ने ही बात की है कि उनकी पार्टी के, लेकिन जब आदित्य ठाकरे ये बात कह रहे थे तो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी उनके साथ थे और इसका मतलब है कि उनकी भी इस बारे में, इस मामले में सहमति है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हुए यह साफ है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल महाविकास अघाड़ी, जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, वो अब शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती होगी नई सरकार के सामने भी, चुनाव आयोग के सामने भी, कि इससे वो कैसे निपटे, क्योंकि उसी प्रक्रिया से वो चुनकर आए हैं जिस प्रक्रिया से चुनाव आयोग ने चुनाव कराए हैं, लेकिन उस पर उनको भरोसा नहीं है, सवाल उठा रहे हैं और जीते हुए विधायक भी सदन में नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जीते हुए विधायक सदन में नहीं जा रहे हैं और ये सीधा एक तरीके से कहा जाए ये प्रतिवाद जो है ये इस पूरी व्यवस्था को लेकर है। और जिस तरीके से मरकरवाड़ी गांव के लोग जो हैं वो प्रतिवाद कर रहे हैं कि अब वो अपना कराएंगे मॉक पोल जो है पुनर्मतदान कराएंगे बैलेट पेपर के जरिए, ठीक उसी तरीके का प्रतिवाद ये है कि हम इसको मानते ही नहीं, ये जनादेश नहीं है और ये फर्जी जो है इसलिए हमारे विधायक जो है वो अपना शपथ नहीं लेंगे। तो विधायक अपना शपथ नहीं लेंगे, लेकिन एक बड़ा कदम है अगर शपथ नहीं लेते हैं महाविकास अघाड़ी के जो तमाम विधायक हैं तो भले ही एक बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है महायुति गठबंधन ने, सरकार भी अब बन गई है, लेकिन अगर विपक्षी दलों के नेता शपथ लेने से ही मना कर रहे हैं, सदन में जाने से ही मना कर रहे हैं और इसलिए मना कर रहे हैं कि उनको इस पूरी प्रक्रिया पर जिसके जरिए वो जीत कर आए हैं भरोसा ही नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, बड़ी घटना है कि विधायक जीते हुए विधायक शपथ लेने से इनकार कर दें। और जिस तरह से मरकटवाड़ी गांव में अब विपक्षी नेताओं का दौरा होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। मरकटवाड़ी गांव की तरह दूसरे भी कई गांव हैं जो अपनी ईवीएम पर जो उनको भरोसा नहीं है उसको साबित करने के लिए जिस तरह से वो मॉक पोलिंग करना चाह रहे हैं, करने की तैयारी में है बैलेट पेपर के जरिए, उसको देखते हुए अब यह साफ है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है, सड़क से लेकर और सदन तक, यानी वहां विधानसभा के भीतर भी होगा और सड़क पर जिस तरह से ये आंदोलन तेजी पकड़ रहा है वो तो अपने आप में है ही। जी बिल्कुल, ये आंदोलन तेजी पकड़ रहा है और काफ़ी तेजी आंदोलन पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर दिखाई आ सकता है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि अब ये जगह जगह आंदोलन जो खड़े हो रहे हैं, मतलब अगर महाराष्ट्र के 3 गांव जो है इस तरीके से कहते हैं कि वो नकली पुनर्मतदान जो है उसको कराएंगे और शिवसेना के विधायक कह देते हैं कि वो शपथ ग्रहण नहीं करेंगे चूंकि ये जनादेश है ही नहीं, तो ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ 26 दिसंबर से कांग्रेस अपना शुरू कर रही है अभियान, तो ये भी एक बड़े चीज़ें जो है सामने निकल कर आ
रही हैं, तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। और जो महमूद प्राचा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने तो ट्वीट करके बाकायदा कहा है, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको उन्होंने टैग किया है और कहा है कि राजीव कुमार जी आप संभालिए अपने को, हम आ रहे हैं अब आपके दरवाजे पर। तो यानी कि एक तरीके से ये चेतावनी और एक आंदोलन की बात जो है वो कही जा रही है कि राजीव कुमार जी आप संभालिए, सारे इस की जड़ जो है घपले और धांधली की वो आप हैं। इस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष लगा रहा है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगा रहे हैं, और सवालों के घेरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो सवालों के घेरे में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, इन सब के बीच में अब जिस तरह से ईवीएम को लेकर और ईवीएम पर अविश्वास का मामला आगे बढ़ता दिख रहा है, वो अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न केवल महाराष्ट्र के तमाम गांवों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां बैलेट पेपर से वो लोग अपनी बात को साबित करना चाहते हैं कि हमने किसको, ईवीएम को गलत साबित करना चाहते हैं और उन गांव के लोगों को जिस तरह से अब सामाजिक संगठनों का और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, और बड़े घटनाक्रम के तहत जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक शपथ नहीं लेंगे, वो अब ये, और इसलिए नहीं लेंगे कि ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है। जीतने के बाद उन्होंने जश्न भी नहीं मनाया और अब शपथ भी नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग 26 नवंबर को संविधान सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, अब वो तेजी पकड़ता जा रहा है और एक तरह से वो देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होता दिखाई जा रहा है। और भले ही अजित पवार ये कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए, चुनाव आयोग में जाना चाहिए। एक बार फिर सुनेंगे कि अजित पवार ने आदित्य ठाकरे के इस बयान पर क्या कहा, लेकिन चुनाव आयोग में एक दो बार नहीं दर्जनों बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जो जवाब होता है वो विपक्ष के नेताओं को कहीं से भी संतुष्ट करता नजर नहीं आता है, चाहे हरियाणा के मामले में हो, चाहे महाराष्ट्र के मामले में। हाँ बिल्कुल, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र। हरियाणा के समय भी सवाल उठे थे, लेकिन उस समय ये कहा गया कि चलो ठीक है चुनाव के पास जाते हैं, शायद कुछ कार्रवाई करेगा। और फिर ये हुआ कि भाई महाराष्ट्र में थोड़ी सतर्कता बरती जाएगी, लेकिन सतर्कता बरतने के बाद अब मुझे लगता है ये है कि जो चूंकि हरियाणा में शिकायतें की गई थी कि 99% जो मशीनें हैं वो चार्ज हैं, तो उसका कोई तोड़ जो है वो निकाल लिया चुनाव आयोग ने, और वो अब तोड़ जो है वो दूसरी तरीके से निकाला गया, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 11,000 12,000 वोट जो है एक झटके में काटे जा रहे हैं, और उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो वहां मौजूद हैं, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। और जो उनके साथ दूसरे नेता थे शेंटी जी, उनका जो कहना था कि जिन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो यानी टारगेटिंग, जो टारगेट करके जो है वो वोट काटे जा रहे हैं, ऐसे मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी के विरोधी समझे जा सकते हैं, ऐसे काटे जा रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की गड़बड़ियां जो है पकड़ में आ रही हैं, इसके खिलाफ आंदोलन अब शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए विपक्ष का कहना है अमलेंदु जी कि वो केवल ईवीएम ही मुद्दा नहीं है, बल्कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, यानी मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने का भी खेल है, और इस खेल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का जो आरोप लगाया, बड़े आरोप लगाए, उसको लेकर लगातार इस पर घिरा हुआ है। और मतदान के समय, फिर उसके बाद मतगणना के समय, और जिस तरह से ये जो जितने वोटिंग होती है और जितने गिने जाते हैं उनके बीच का जो अंतर है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चुनाव आयोग गिरा हुआ है। और अब ईवीएम को लेकर अब जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह से मनाही हो रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, और यही नहीं, अभी तक तो यही था कि चुनाव नहीं चाहिए, अब ईवीएम से जीते हुए विधायक शपथ लेने से भी मना कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठन और यहां तक कि ग्रामीण आम मतदाता भी इसके खिलाफ अब जन आंदोलन की तैयारी में है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये अब ईवीएम को लेकर ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये आपको बता दें कि अब जिस तरह से राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये दौरा करने वाले हैं मरकटवाड़ी गांव का, उससे उन गांव के लोगों, क्योंकि वहां कई लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, जो लोग ये मॉक पोलिंग की तैयारी कर रहे थे, यानी वो ये बताना चाहते थे कि ईवीएम के जो परिणाम आए हैं वो गलत हैं और उन्होंने जिसको वोट दिया उसके पक्ष में वो परिणाम नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब ईवीएम का मुद्दा वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ना तो चुनाव आयोग का और ना ही सरकार का। अब ऐसी परिस्थितियों में जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है महायुति की, और उसको बनने में हालांकि काफी समय लग गया,
वो सरकार कितनी आसान तरीके से चलेगी और केंद्र सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर अब पीछा छूटने वाला नहीं है, न तो सरकार का और न ही चुनाव आयोग का। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग का भी पीछा छूटने वाला नहीं है और सरकार का पीछा छूटने वाला भी नहीं है। और इधर तो महाराष्ट्र में जो सरकार बन भी गई है समीर जी, उसमें भी अभी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। एकनाथ शिंदे को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि शिंदे अब क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, चूँकि जिस तरीके से शिंदे का लगातार अपमान हो रहा है। हालांकि जो उनके विधायक हैं वो सब तय कह रहे हैं कि वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिल बैठ कर सब तय कर लेंगे। लेकिन मिल बैठ कर तय तो कर लेंगे, लेकिन अजीत पवार का वो उनका देवेंद्र फडणवीस का कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने गृह मंत्रालय को लेकर बातें कही, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि वो गृह मंत्रालय तो किसी हाल में एकनाथ शिंदे को नहीं मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो एकनाथ शिंदे फिर करेंगे क्या, आखिर क्या किस विभाग को वो संभालेंगे? मधुमक्खी पालन के मंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल, अब ये सवाल तो उठ ही रहा है और ये कहा भी जा रहा है। और जब उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली तो ये साफ हो गया कि जिस तरह का दबाव बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अभी झुके हैं तो विभाग के मामले में भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत ही पसंदीदा ये मंत्रालय है। वो सीएम थे तब भी ये विभाग उनके पास था और जब सीएम से वो डिप्टी सीएम बनाए गए तब भी उनके पास ये रहा। लेकिन जो उदय सामंत ने कहा है वो उनका कहना यह है कि आज की प्राथमिकता 288 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कराना है। उसके बाद हमारे 3 नेता सीएम फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर तय करेंगे कि कैबिनेट विस्तार कब करना है और हमें कौन से विभाग मिलेंगे। हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं, हमने उन्हें सभी राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वे जो भी निर्णय लेंगे हमारे सभी विधायक उससे सहमत होंगे। लेकिन ये उदय सामंत भी उन नेताओं में है जो लगातार दबाव बना रहे थे कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल हों। तो अब कई सारी चीजें हैं और निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है, अभी केवल मामला गृह मंत्रालय का ही नहीं है, अभी तो मंत्रियों की संख्या को लेकर भी विवाद है कि किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे। चूंकि अगर पिछली सरकार में देखा जाए उस लिहाज से अगर बनाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी कतई करने नहीं जा रही है। अमलेंदु जी बिल्कुल, बीजेपी वो कतई करने नहीं जा रही है जो पिछली बार उसने किया था। और ये तो साफ संकेत दे दिया गया था एकनाथ शिंदे को। पूरे चुनाव के दौरान भी ये संकेत बीजेपी लगातार देती रही कि देवेंद्र फडणवीस उसके एक तरीके से चेहरा होंगे और चुनाव के बाद तो एकदम साफ कर दिया गया। और जिस तरीके से उनके लिए कुर्सियां डाली जा रही हैं एकनाथ शिंदे के लिए और जिस तरीके से मतलब एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, उससे तो ये साफ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे का मामला अब ठीक ठाक नहीं है। तो एकनाथ शिंदे तो इधर परेशान नजर आ रहे हैं, उधर अजीत पवार जो हैं उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अब उनको जिस तरीके से वो अपीलीय प्राधिकरण से जो मिल गया है, उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति जो है वो मतलब छोड़ दी है जो अटैच की थी, तो ये तो अच्छे दिन आ गए हैं अजीत पवार के। तो अजीत पवार क्यों नहीं अब बीजेपी के साथ होंगे? भाई सिद्धांत विद्धांत बात की चीजें, लेकिन 1000 करोड़ पे अब तो मान ही रखता है ना। तो ये अब एक तरीके से इस पर जो है वो जो विजय वडेट्टीवार है जो वहाँ के पहले नेता विपक्ष रहे विधानसभा में और अब कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अपना कुछ बयान दिया है। तो ये मतलब उनका कहना यह है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो आता है वो धुल जाता है अच्छे तरीके से। वही जो कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है और उसमें तस्वीर भी बनाई है कि अजीत पवार वॉशिंग मशीन से निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरह से ये बहिष्कार किया है ओथ सेरेमनी का, यानी शपथ ग्रहण समारोह का, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं उसको हम लोग सुनेंगे। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक शपथ नहीं लेंगे क्योंकि वो जिस प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, ईवीएम से चुनकर आए हैं, उस पर उनको भरोसा नहीं है और उनकी पार्टी के विधायक इसमें शपथ नहीं लेने जा रहे हैं। एक बड़ा कदम उठाया है उन्होंने, यानी शिवसेना ने, महाविकास आघाड़ी ने, कि शपथ ही नहीं लेंगे क्योंकि लगातार इस पर संशय जताया जा रहा है, तमाम प्रमाणों के साथ इसका विरोध किया जा रहा है कि ईवीएम से जो नतीजे आए हैं वो वास्तव में वो नतीजे नहीं है जो महाराष्ट्र की जनता ने मतदान के जरिए देने की कोशिश की थी। सुनते हैं क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने। लेकिन यह बड़ा मुद्दा बन गया है और एक बड़ी घटना है कि शपथ ही नहीं ले रहे हैं विधायक, उसका बहिष्कार कर रहे हैं।
क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। शिक्षण संदर्भाचे प्रश्न तो नहीं शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है, शपथ नहीं ली है। शिवसेना के नेताओं ने, उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने एक बड़ा कदम उठाया है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम के खिलाफ अब जिस तरह के जन आंदोलन की तैयारी हो रही है उसको एक बड़ा सपोर्ट इस कदम से मिलने वाला है और एक बड़ी घटना के रूप में इसको देखा जा रहा है। और वही जिस तरह से अजित पवार को क्लीन चिट दी गई है, डिप्टी सीएम बने हैं और सरकार का साथ देने पर, उसको लेकर जिस तरह के अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जो ये बात कही है ये आदित्य ठाकरे ने और शिवसेना के नेताओं ने आज शपथ नहीं ली विधायकों ने, वो अब जो ईवीएम के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है वो एक बहुत आगे बढ़ता दिख रहा है। और जो आरोप लगता है विपक्ष का कि जब आप जीतते हैं तो आपको ईवीएम अच्छी लगती है और हारते हैं तो आपको ईवीएम खराब लगती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में यह बात कही है। अब वो चीज भी, यानी वो जो एक नैरेटिव है वो भी बहुत कमजोर होता दिख रहा है इससे। देखिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता दिख रहा है जो बीजेपी का नैरेटिव है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है समीर जी कि अब ये आंदोलन खड़ा हो रहा है और अगर विधायक शपथ नहीं ले रहे हैं तो ये साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये साधारण घटना नहीं हो सकती कि जो है वो शपथ ही नहीं ले रहे हैं विधायक जो है। यानी अब सीधे सीधे निशाने पर चुनाव आयोग आ रहा है और अब केवल ईवीएम मशीनों की गड़बड़ियां नहीं, ईवीएम मशीनों के साथ साथ चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं वो भी अब विपक्ष के निशाने पर साफ तौर पर आ रही हैं और ये बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा होने वाला है। तो बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है और इसको लेकर जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, उसके विधायकों ने शपथ लेने से मना कर दिया, बहिष्कार किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और आज वहां पर महाराष्ट्र में जो 288 विधायक जीत कर आए हैं उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन शिवसेना के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। और आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के विधायक हैं, उनका कहना है, शिवसेना के नेता हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो शपथ इसलिए उनके विधायक नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी ईवीएम से वो जीत कर आए हैं, इसलिए वो उनके विधायक शपथ नहीं लेंगे। तो बहुत एक महाराष्ट्र में वैसे भी पूरा ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर और राजनीतिक दल और यहां तक कि जो ग्रामीण है वो भी उसके खिलाफ है। लेकिन और अब ये वाली जो घटना है कि विधायकों को ही शपथ लेने से उन्होंने बहिष्कार कर दिया, ये एक बड़ा दबाव पड़ेगा चुनाव आयोग के ऊपर और उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं जिस तरह से अजित पवार को क्लीन चिट दी गई है उसको लेकर भी विपक्ष ने तंज किया है, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है कि किस तरह से जो क्लीन चिट दी जाती है इसकी क्या प्रक्रिया है। सुनते हैं एक बार विजय वडेट्टीवार को। नहीं, ऐसा है कि भाजपा का मकान ही ऐसा बना है जहां पे उसके घर में घुसता है, एंट्री मिलती है तो वो क्लीन होके बाहर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूर रहता है वो उनके इसमें वो पूरा बुरी तरह गंदा दिखता है, उनके ऊपर कुछ दाग होते हैं, पर इनके घर में आने के बाद में सब दाग निकल जाते हैं। ये पूरा दाग धोने का एकमेव मकान कौन सा है तो वो बीजेपी है। ये अभी हिंदुस्तान में प्रूव हो चुका है। थैंक यू। तो दाग धुल जाते हैं बीजेपी के पास जाने से और वो अजित पवार ने कई बार वो साबित किया है। अजित पवार को लेकर बहुत हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल उसी तरह उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ लगे थे, कई नेताओं के खिलाफ। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए या उसके साथ सरकार बनाने में सहयोगी हुए, गठबंधन में शामिल हुए, तो उनके दाग धुल गए, क्लीन चिट मिल गई। और अजित पवार को तो कई बार क्लीन चिट मिली है। उसी की बात कर रहे हैं कि ये वॉशिंग मशीन है जहां दाग धुल जाते हैं।
जी, और ये अब जुमला खूब चल रहा है। हालांकि जो है ये जो वॉशिंग मशीन का नाम जो है ये दिया हुआ भी ये बीजेपी के नेता का ही है, सरयू राय का, जो झारखंड के नेता है बीजेपी के, अब नेता है बीजेपी के। उन्होंने रघुवर दास जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके लिए इस्तेमाल किया था कि मोदी शाह की लॉन्ड्री में जो है ये धुल करके आ गए हैं रघुवर दास जो है। तो अब यह कि ये इनको मोदी शाह की लॉन्ड्री जो है वो भी नहीं बचा सकती, वॉशिंग मशीन जो उनकी जो है उसमें धुल जाए वो भी नहीं बचा सकती, ये उन्होंने कहा था। तो ये शब्द भी आया हुआ वहीं से। तो ये अब काफी ज्यादा चर्चा में है कि किस तरीके से मोदी शाह की लॉन्ड्री में धुलकर, उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर लोग साफ होकर निकल आते हैं। अजीत पवार इसका एक नया उदाहरण सामने आ रहे हैं। धुल ही नहीं गए हैं बल्कि जो संपत्तियां जब्त की गई थी वो सब संपत्तियां भी उनको वापस मिल रही हैं। और अजीत पवार ऐसे नेता है जो दाग धुलवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ फिर छोड़ गए थे। उसके बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आए जब 2021 में इसी मामले में, जिस मामले में आज उनको क्लीन चिट मिली है, इसी मामले में जब उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस दर्ज किया था, उनकी लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां सीज कर दी गई थी। लेकिन अब उस मामले में भी क्लीन चिट मिल गई है। तो अजीत पवार ने तो इन आरोपों को इतनी बार साबित किया है कि आप दूर रहेंगे तो आप भ्रष्टाचारी रहेंगे और पास आएंगे तो आप ईमानदार हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही किया है। और इसी तरीके से समझा जा सकता है कि अजीत पवार ने मतलब बहुत सारी नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। और अजीत पवार जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि यूनिक आइटम इस देश की राजनीति के हैं। और जो होता है कहावत है कि दोनों हाथों में लड्डू, तो अजीत पवार के जितने हाथ हैं उन सब में लड्डू हैं। बिल्कुल। और अजीत पवार ने बस यही कोशिश नहीं की कि वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत उनके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ही ठीक है, और कोई भी रहे, चीफ मिनिस्टर कोई बनता रहे, उनकी अपनी डिप्टी सीएम वाली कुर्सी सुरक्षित रहेगी। और इस तरह से वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी पाते रहेंगे, भले ही वही पार्टी सर्टिफिकेट दे रही हो जो पहले उनको भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट दे रही थी। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से, लेकिन बड़ा कदम उठाया है शिवसेना के विधायकों ने, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के विधायकों ने। उन्होंने ईवीएम के विरोध में शपथ ग्रहण का ही बहिष्कार किया है और शपथ लेने से इनकार कर दिया है। देखना है आगे वो क्या कदम उठाते हैं और इसको लेकर किस तरह की अब राजनीति होती है। इन सारी चीजों पर बनी रहेगी हमारी निगाह, नजर रखेंगे। आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। तमाम हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, उनको देखते रहिए। खबरों और विश्लेषण के लिए आप डीबी लाइव के साथ रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।